हेलो बच्चों, 16 दिन 16 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारे क्लास का 12वां दिन है और हम 12वें दिन में पढ़ेंगे वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो पहले मैं आपको वृत्त के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं कि वास्तव में वृत्त होता क्या है। हम लोग देखते हैं ये एक वृत्त होता है। तो वृत्त में जो ये वाला बिंदु होता है ये इसका केंद्र होता है। अब यहाँ से ये केंद्र से जो परिधि है, ऐसे चारों जो गोल एरिया है इसको मिलाने वाली जो भी रेखाखंड होता है वो कहलाता है इसकी त्रिज्या। और इसमें ये ऊपर से लेकर इस प्रकार से नीचे तक जो रहता है ये कहलाता है व्यास। अर्थात जो आर है वो हमारा इस वृत्त का त्रिज्या है और जो डी है ये इस वृत्त का व्यास है। तो इस प्रकार से हमारा ये वृत्त का त्रिज्या और व्यास हुआ। इसके पश्चात हम इसी वृत्त में या एक दूसरा बनाते हैं और यहाँ पर जैसे हम ये दूसरा बना लिए, इसमें हम चाप लेते हैं। जैसे ये दो बिंदु हुआ, एक ये ए हुआ और एक बी। तो इसमें देखते हैं ये जो छोटा वाला भाग है ये चाप होता है और एक ये बड़ा वाला। तो ये वाला जो एरिया होता है इस तरफ वाला जिसमें छोटा एरिया होता है तो ये हमारा कहलाता है लघु चाप। और ये जो जैसे इसको लिखेंगे ए बी, तो ए बी जो होगा हमारा लघु चाप और जो बी ए होगा ये हमारा होगा दीर्घ चाप। तो इस एरिया को हम दीर्घ चाप बोलते हैं, जो बड़ा वाला इसका हिस्सा होता है, और छोटे वाले को लघु चाप। इसके बाद हम देखते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाएँ होता है कि जीवा किसको बोलते हैं कि जैसे ये वृत्त का परिधि है, ये बिंदु मान लो ए है, ये बी है, एक चाप ही है। तो इन दोनों चापों को जब इस प्रकार से हम मिला देंगे तब इसी को क्या नाम दिया जाता है हमारा जीवा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीवा हम बहुत सारे खींच सकते हैं इस प्रकार से। ये इसका मान लो केंद्र है तो ये और जीवा खींचेंगे हम। यहाँ से देखते हैं इसकी लंबाई कम था, इसका बड़ा हुआ, इसका बड़ा। फिर यहाँ पर हम एक और खींचते हैं ये वाली, तो इसको देखते हैं कि ये सबसे बड़ा है। इसके बाद यदि हम खींचे तो इसकी लंबाई थोड़ा छोटी हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होता है इस वृत्त में खींचते जाएंगे तो इसमें जो खींचेंगे तो जो हमको सबसे बड़ी जीवा मिलेगा वो हमारा क्या होता है, व्यास। तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त में इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। इससे प्रायः तुमको सवाल करने को आता है और कुछ एकाध इससे प्रमेय आ सकता है या एकाध दो बार आया है, लेकिन ज़्यादातर इससे तुमको सिंपल सा सवाल देगा। तो उतना ज़्यादा प्रमेय इसमें बहुत सारे हैं। तो प्रमेय का तुमको मेन चीज़ उनको ध्यान रखना है कि प्रमेय होता क्या है। तो उसके हिसाब से तुमको सवाल दिया जाएगा और उसको हल करना होगा। तो जो मुख्य मुख्य प्रमेय है मैं उसको बताता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास एक ये वृत्त दिया हुआ है और ये एक इसमें जीवा दिया है कि ये ए बी एक जीवा है, ये इसका केंद्र है। तो ये बोलता है कि यदि इससे हम इस पर एक लंब डालें इस प्रकार से, इसका नाम माना कि एम है, तो हम ये देखते हैं कि यदि यहाँ इस पर लंब हो तो यदि ओ एम लंब हो ए बी पर, अर्थात केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो सो दैट, इसलिए जो बिंदु है ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, अर्थात ए एम बराबर एम बी। तो यदि लंब होगा तो इसका तुमको उपयोग करना है कि तुमको पेपर में आएगा सवाल कोई भी, तो हल करने के लिए केंद्र से यदि इस पर लंब डाला जाए तो जीवा को दो समान भागों में विभाजित कर देता है, अर्थात ये इसका मध्य बिंदु होता है। इसी का फिर दूसरा रूप है कि इसका दूसरा रूप का भी उपयोग करना है तुमको, कि उसको तुमको आना चाहिए, पेपर में सवाल आता है। तो जैसे ये केंद्र है, ये इसका जीवा हो गया, इसका भी नाम ए भी है, यहाँ पर ओ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है माना कि एम, और इसको जब हम मिला देते हैं तो ये इस पर 90 अंश का कोण बनाता है, ये चीज़ हमको। तो इसमें इसके उल्टा हो जाएगा, जैसे इसमें पहले लंब था तो ये इसका मध्य बिंदु, तो यहाँ पर इसका विपरीत होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इसके विपरीत मतलब क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू क्या होगा एम बी, तो क्या होगा यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होगा किस पर, ए बी पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये मध्य बिंदु था और उसके बाद ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा लंबवत। और इसमें क्या था, यदि लंबवत है तो क्या हो जा रहा था, ये मध्य बिंदु हो रहा था। तो इस प्रकार से इसका उपयोग तुमको क्या करना है कि जो भी सवाल देगा उसका इस प्रकार से जीवा का आधा या जीवा का लंब या इसमें त्रिज्या या व्यास ज्ञात करना होता है। तो इन दोनों का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सवाल आता है। तो एक सवाल हम इसी से लेकर हल करते हैं। हमको एक सवाल दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा मान लो वृत्त है
ये हमारा जीवा है, ये केंद्र है। तो केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जीवा है और इसकी लंबाई हमको दिया हुआ है, कितना है 24। तो हम जानते हैं कि इसको जैसे यहाँ से मिलाते हैं तो क्या होता है ये 90 अंश, और हमको फिर इसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास से ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ दिया है और इसको हम लोग क्या मान लेंगे m। यहाँ पर दिया है वृत्त में, क्या हो जाएगा वृत्त में कि ओ एम इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी पर, और इसलिए क्या हो जाएगा ए एम बराबर हो जाएगा एम बी और बराबर होगा ए बी बटे 2, अर्थात ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ है 24। ये चित्र में हम लिख लिए तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो ये 24 बटे हो जाएगा 2 और इसको कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज नहीं, क्या त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे ओ ए और एम में। तो ओ ए एम में क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस का प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय लगाने से क्या होगा, हमको दो मान पता चल गया, ए एम का मान कितना निकल गया 12, बी एम का मान भी 12। तो इसका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ओ ए का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा ओ एम का वर्ग और प्लस ए एम का वर्ग। अब यहाँ से ओ ए का वर्ग, तो ये हमको क्या करना है निकालना है, या यही क्या हो जाएगा हमारा आर। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख देते हैं आर का वर्ग, और ओ एम का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, और ए एम का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 12 का वर्ग। तो हम यहाँ पर देखते हैं फिर कि आर का वर्ग बराबर 5 पंचे 25 और 12 12 में 144, और यहाँ से आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 169। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये 13 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में, सारे मान किस में है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से ये हो गया त्रिज्या, इसलिए व्यास कितना हो जाएगा हमारा, व्यास d बराबर 13 गुणा 2, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सवाल हमको बड़ा मिला मतलब इसमें क्या ज्ञात करना था व्यास। तो तुमको सवाल देगा तो इसमें 5 चीज़ें हैं तुमको ध्यान रखना है, एक त्रिज्या, एक केंद्र से जीवा की दूरी और एक जीवा या जीवा का आधा भाग। तो इसमें 3 चीज़ों में से तुमको कोई भी 2 चीज़ देगा, क्या त्रिज्या या ओ एम और ए बी। तो तुमको या तो त्रिज्या का मान और केंद्र से दूरी, और अगला क्या होगा जीवा, ये 3 मान रहेगा। और ये तीनों मान में से तुमको कोई भी 2 का मान देगा और तीसरा का मान क्या करना होगा तुमको निकालना होगा। तो तुमको इसका प्रयोग करके, इन तीनों में से इन्हीं का प्रयोग करके, मतलब इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ही, और कोई भी 2 मान देगा तो एक तीसरे का मान निकाल के तुम आसानी से आंसर ला सकते हो। तो इसमें तुमको इसी का प्रयोग करना है कि प्रमेय या तो तुमको लंबवत देगा या मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, और इसको फिर तुम आसानी से हल कर सकते हो। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे हमारा मुख्य रूप से जीवा है, और जीवा का केंद्र से हम दूरी जो निकाले तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं कि हम केंद्र से दूरी करके कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है कि केंद्र से दूरी बोलेगा तो ये वाली मान निकालना होगा तुमको, है ना। तो इसके पश्चात हम देखते हैं चाप से संबंधित सवाल। तो इसमें हमको चाप से संबंधित सवाल देगा। तो चाप के लिए हमको देखना है कि माना कि हमारे पास वृत्त है, यहाँ भी एक वृत्त है, तो हम लोग देखें कि चाप क्या होता है। जैसे ये इसका केंद्र होगा, ये भी इसका केंद्र है, ये हमारा कोई भी चाप होगा, जैसे ये ए बी क्या हुआ एक इसका चाप। तो ये बोलता है कि जैसे ये ओ बिंदु है, तो ये चाप जो है केंद्र पर जितना कोण बनाएगा और परिधि के किसी बिंदु पर भी ऐसे करके कोण बनाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 कोण बना, एक केंद्र पर कोण बना, एक परिधि पर। ये केंद्र पर कोण बना है, ये परिधि पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोण जो हमारा कोण ए ओ बी है, जो होगा वो इस कोण के, माना कि ये सी रहेगा तो कोण ए सी बी का दुगना होगा। मतलब जो केंद्र में कोण बनेगा, ये केंद्र में कोण बना है ओ, यहाँ पर आ गया, तो केंद्र में बना कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का
दुगना होता है। दूसरा ये है कि यदि ये चाप है कि एक चाप ए है एक चाप बी है, तो ये परिधि में कोई भी साइड जितने भी सारे कोण बनाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ हमको केंद्र से मतलब नहीं है, मान लो इस प्रकार से है, ये P कोण बनाया, ये Q और यहाँ पर R, अर्थात यहाँ पर हमारा 3 कोण बना, कौन सा, A P B और कोण A Q R, और कोण बना हमारा A R और B। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों कोण का मान आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस प्रकार से परिधि में यदि जितने भी कोण बनेगा तो सभी का मान आपस में बराबर होगा। तो हमारा यदि इसको मान दे दे, इसका मान जैसे 50 हुआ तो इसका भी मान 50 होगा, इसका भी मान 50 होगा। इसी प्रकार से यदि ये वाला कोण दे दे, इस टाइप का कोण देता है तुमको कि कोई भी सवाल तुमको देगा हल करने को, और वहाँ पर एक कोण का मान दे दिया तो अगला का मान तुमको निकालना होगा। जैसे हमको मान लो एक वृत्त दे दिया, ये हमारा वृत्त हुआ, यहाँ पर एक इसका केंद्र है, इस प्रकार से ये कोण हुआ, और इसका परिधि पर एक कोण बना है इस प्रकार से। अब यहाँ से हमको मान लो ये 2 कोण हुए। अब एक मान को तुमको दे दिया कि जैसे इसका मान हमारा x दे दिया, इसका मान हमको दे दिया 120, तो हमको x का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये सब का मान लिख लेंगे, a हुआ, ये b हुआ, ये माना कि c हुआ, ये o हुआ। तब हम जानते हैं इसको जैसे साल्व करेंगे तो साल्व में भी चित्र बनाओगे, फिर इसके बाद क्या करना है, तुमको लिख देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि कोण ए ओ बी इक्वल टू होता है 2 कोण ए सी और बी के, तो ए ओ बी का मान कितना दिया है हमको 120, और इसका 2 का 2, और यहाँ पर है ये ए सी बी, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, ये 120/2 और इक्वल टू कोण ए सी और बी। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्यम 0 अर्थात 60। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोण ए सी बी इक्वल टू कितने अंश हो जाएगा, 60 अंश। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी सवाल देता है, ज़्यादातर इसी में से सवाल देता है तुमको कि कोई भी मान दे दिया जाए। इसमें भी जैसे है तो इसमें भी मान लो हमको देगा तो एक बार बस लिखना पड़ेगा, इसका एक समान दे दे तो इन दोनों को बराबर कर देना है कि जो भी मान होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका प्रयोग करके तुम किसी भी का मान आसानी से निकाल सकते हो, और इसका उपयोग करके ही तुमको पेपर में सवाल दिया जाएगा कि 2 चाप दे दिया जाएगा और इस प्रकार से तुमको सवाल हल करना होगा। फिर आगे देखते हैं हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग होता है 180 अंश। तो ये प्रमेय है कि इसको तुमको सिद्ध करना है कि हमारा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। जैसे हम ये वृत्त ले लिए, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब जैसा भी आकृति बनेगा लेकिन ये वृत्त में रहेगा, ये इसका हो जाएगा हमारा केंद्र। तो मान लो ये हमारा ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर तुमको सबसे पहले दिया है कि दिया है में लिखोगे, क्या चीज दिया है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। तो ये चीज हमको दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त भी दिया है इसी के अंतर्गत। इसमें हम एक सिद्ध करना है हमको कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं इसका मान होता है 180 अंश। जैसे कोण ए और प्लस कोण सी और कोण बी और धन कोण डी, इसका मान दोनों का मान होता है हमारा 180 अंश। ये हमको सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक रचना कर लेंगे कि रचना क्या करना होगा कि हमको रचना में ये ए और ये सी को ओ होते हुए मिला देंगे, मतलब ए ओ व ओ सी खींचेंगे, ए को ओ से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद आता है इसका उपपत्ति कि हम इसका वास्तव में कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से देखो कि ये 2 प्रकार से होगा। मान लो एक चाप इधर से बना, ये इस साइड का कोण बना, और यहाँ से ये चाप है ए बी सी, चाप इस ओर से है तो ये केंद्र में बना कोण है और ये इसके परिधि में बना कोण है। तो यहाँ से यदि हम ले तो जो चाप है, चाप कौन सा लेंगे हम, ए बी सी चाप से, तो इसका जो कोण बनेगा कौन सा कोण लेंगे, कोण यहीं लिख देता हूँ, कोण ए
ओ सी बराबर दुगना होगा कोण ए डी और सी के। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये केंद्र में बना कोण है और ये परिधि में बना कोण। अब हम दूसरा लेते हैं, चाप हम इस साइड का लेते हैं। कौन सा कोण? ए डी सी, मतलब ए डी और सी से ये यदि चाप हो तो इसका इस साइड से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा कोण, इधर से गिनो इसको सी ओ ए, मतलब अब इस साइड का कोण, ये वाले साइड का, ये इस साइड का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी ओ ए बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण ए ओ, किसका हो जाएगा? ए बी सी का, ए बी और सी का। ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर ये 2 बार है, तो ये 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, और कोष्टक में क्या रहेगा ए डी सी, मतलब या इसको 60 में ए डी सी, तो हम जो हमको सिद्ध करना है वो चीज़ हम सीधा लिख सकते हैं कि कोण क्या हो जाएगा ये डी और धन कोण बी, इस प्रकार से। और इसका मान कितना हो जाएगा, ये केंद्र का कोण हो जाएगा दोनों तरफ का, तो इसका मान हो जाएगा 360 और बराबर 2, और यहाँ पर इसको लाइन से लिख लेंगे कोण बी और कोण डी, तो 2 से ये कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा कोण बी और धन कोण डी बराबर हमारा आ जाएगा 180 अंश। अब यहाँ पर जानते हैं हम कि चतुर्भुज जो है ए बी सी डी में जो चारों कोणों का योग है ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होता है 360, तो ये बी और डी के बदले कितना रख देंगे 180, तो यहाँ क्या बचेगा ए और सी, और यहाँ पर हो जाएगा 180 बराबर 360, तो यहाँ से कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 180, तो ये कितना हो जाएगा 180, और इस प्रकार से देखो हमारा कोण ए धन कोण सी बराबर कितना आ गया 180, इसलिए जो बाकी जो दोनों कोण है वो तो पहले से आ गया है, ए बी धन डी बराबर 180, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसलिए हम यहाँ से चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ए धन कोण बी बराबर कोण ए धन सी बराबर कोण बी धन डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो तुमको पेपर में देगा कि एक चक्री चतुर्भुज देगा, ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, ये सवाल पेपर में हर बार या अधिकतर आता है इस अध्याय से। प्रमेय में यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमेय है कि जो आता है सिद्ध करने को, तो तुमको इस प्रकार से करना है, चक्री चतुर्भुज लेना है, उसमें एक रचना करना है, यहाँ से मिला दोगे, फिर क्या करना है एक तरफ से ऐसे चाप से, ये केंद्र में बना कोण, ये परिधि में बना कोण, तो केंद्र में बना कोण परिधि से दुगना होता है, फिर इस तरफ का भी वैसे करेंगे, इस तरफ के लिए ये चाप होगा, ये केंद्र में कोण, और ये परिधि में बना कोण, तो उसका दुगना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ का कोण जो होता है वो केंद्रीय कोण, उसका मान होता है हमारा 360 अंश, और इसका मान रख देंगे तो हमारा बी प्लस डी आएगा। अब हम चतुर्भुज के चारों कोण का रखेंगे, जिसमें बी डी दोनों मिलके कितना है 180, तो यहाँ ए सी बच जाएगा, और इस प्रकार से ये आसानी से हल हो जाएगा, और यही हमको क्या करना था, फिर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है ये चक्री चतुर्भुज को सिद्ध करना, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। अब इसके पश्चात हम एक प्रमेय का दूसरा रूप लेते हैं, या इसी से संबंधित सवाल लेते हैं कि चक्री चतुर्भुज का मान तुमको दिया रहा है, तो दूसरा कोण का हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमको एक सवाल दिया है, एक वृत्त दे दिया और वृत्त में एक चक्री चतुर्भुज बना दिया है कि इस प्रकार से हमारा एक चक्री चतुर्भुज दे दिया, ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पर इसका मान दे दिया हमारा 80 अंश, और इसको दे दिया x, और इसमें से ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ, तो इस x का मान तुमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही आसान सवाल है कि चक्री चतुर्भुज जो है ए बी सी डी में हम लोग जानते हैं कि कोण a धन कोण c बराबर कितना होता है 180 अंश। यहाँ पर a का मान कितना दिया है x, और c का मान कितना दिया हुआ है 80, और ये 180, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 80, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये मान निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से तुमको ये सवाल हल करना है कि कोई भी कोण देगा तो हमको
चक्री चतुर्भुज के कोण का ये रखना है। इसमें एक और आईएमपी थ्योरम या जिसका उपयोग करना है तुमको वो चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये इसका केंद्र हुआ तो ये इसका हो जाएगा व्यास, ये ए ओ और ये बी है। तो यहाँ से जैसे ये व्यास रहा, यहाँ हम देख रहे थे सारे जो जीवा है वो ऊपर नीचे या केंद्र में कोण बना रहा था, यहाँ पर क्या बनाएगा व्यास। जैसे यहाँ पर जो भी बनाया यदि ये व्यास होगा तब ध्यान रखना ये सी है, जैसे ये व्यास है तो जो व्यास कोण बनाएगा तो यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो 90 होगा। तो इसको बोला जाता है अर्धवृत्त का कोण। इसका नाम क्या होता है तुम्हारा अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है उसका मान कितना होता है 90 डिग्री। तो तुमको ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो इस हिसाब से होता है। तो ये आमने सामने बनाएगा तो भी ऐसी होगा, क्योंकि इधर एक कोण बनाएगा तो ये 90 हुआ तो इधर का भी 90 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, ये अर्धवृत्त का कोण बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि इसमें कोई सवाल आया और इधर का मान दे दिया, जैसे इधर का x दे दिया, इसको निकालना होगा तो तुमको उस परिस्थिति में उसका मान निकालने आना चाहिए। जैसे इसका मान लो हमको दे देता है कि 50 है और इसका मान पूछे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। A का मान यहाँ पर हमको निकालना है, B का मान कितना है 50 और C का मान कितना हो जाएगा 90 और इक्वल टू 80। तो यहाँ से x प्लस ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 140 और ये 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 140, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा इससे 40 अंश। और इस प्रकार से ये हमारा का निकल जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा सवाल आता है तो उसको इस प्रकार से हल करना है। और ये चक्री चतुर्भुज का ये अर्धवृत्त का कोण तुमको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस टाइप से सवाल आएगा तो इन्हीं का उपयोग करके तुमको इसको हल करना है। और आगे केवल एक सवाल है इसमें कि मतलब तुमको ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा में, स्पर्श रेखा से उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता, लेकिन ये प्रमेय नंबर जो तुमको 13 है, प्रमेय नंबर 13 वो तुमको ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा देख लेना है। प्रमेय नंबर 13 ये बोलता है, प्रमेय नंबर 13 बोलता है कि यदि कोई हमारा वृत्त है इस प्रकार से, इसमें स्पर्श रेखा एक बार बता देता हूँ थोड़ा। जैसे ये हमारा ये वृत्त है, यहाँ से कोई बिंदु है तो इस प्रकार से जैसे इसमें खींचते हैं तो यही क्या कहलाता है हमारा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा या स्पर्श रेखा को तुमको जानना है। इस बिंदु से फिर दूसरा स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचा जा सकता है, अर्थात किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। और इसके केंद्र को जब हम स्पर्श बिंदु मिलाते हैं ऐसे तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। और इसको भी इधर मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा ये लंब होता है। इस गुण का उपयोग हम इस प्रमेय में करेंगे। तो ये तुमको जानना है कि ऐसे करके 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और एक इसी में छोटा सा है, ये यदि वृत्त हो और यहाँ से हम ऐसा स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श बस करता है इसलिए स्पर्श रेखा है। यदि ये ऐसे काटते हुए चला जाए, मतलब इसको A पर काटे और 2 पर, मतलब छेदते हुए, तो इस रेखा को नाम दिया जाता है तुम्हारा छेदक रेखा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा छेदक रेखा। तो इसमें हमको यही चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी ऐसा रहेगा वो छेदक रेखा होता है। तो इसमें हमको प्रमेय दिया हुआ है उसको तुम थोड़ा ध्यान से करोगे कि कोई भी जैसे यहाँ पर एक बिंदु दे दिया और ये इसका केंद्र है जिसका नाम O है और यहाँ से एक ऐसा एक छेदक रेखा जाता है और एक यहाँ से क्या जाता है स्पर्श रेखा जाता है और इसका नाम दिया हुआ है हमारा कि ये P है। और इसको हम लोग क्या करते हैं केंद्र से इस प्रकार से मिला देते हैं और इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हैं जिस बिंदु का नाम क्या है T है। और इससे हम इस पर एक लंब खींच देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या है L। और इसको हम ये जहाँ पर काटा वहाँ से मिला देते हैं और ये बिंदु का नाम है हमारा A। तो ये हमारा चित्र हो गया। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि दिया है मतलब एक प्रतिच्छेद करती है। इसमें हमको दिया रहेगा क्या दिया है PA, इसको हम नाम दे देते हैं B। PAB क्या है एक छेदक रेखा है, छेदते हुए जा रहा है इसलिए क्या है छेदक रेखा। और PT जो है वो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये स्पर्श रेखा हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक छेदक रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा, और सिद्ध करना है हमको कि जो चीज़ इसमें दिया हुआ है उसी को कि हमको सिद्ध करना है पी ए इंटू पी बी और इक्वल टू होगा पी टी का वर्ग, अर्थात पी ए इंटू पी बी और इसका कितना हो जाएगा पी टी का वर्ग की ये बराबर होता है। तो इसमें रचना में हम क्या करेंगे, ए बी पर हम एक ओ एल लंब, मतलब इसको जानते हैं कि यहाँ पर एक लंब खींच लेंगे इस प्रकार से। तो ये रचना हमारा की रचना हम क्या किए, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी या पी बी में इस प्रकार से हम एक लंब खींच देंगे ओ पी ओ टी, और ओ को सारे जगह से मिला दिए, ओ ए ओ टी और ओ पी क्या क्या खींचे, ओ ए ओ पी और ओ टी, ये हम तीनों क्या कर देंगे वहाँ से खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये रचना हो गया। अब आते हैं हम यहीं पर उपपत्ति कि हमको करना क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सा हमको जो चीज़ लेना है या जो दिया है उसको हम ले लेते हैं, या यहाँ पर हम लोगों को एक दो समकोण त्रिभुज मिलेगा, तो इसमें हमको सीधा सा ले लेंगे कि हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी ए इंटू पी बी, इसको सिद्ध करना है पी टी के बराबर। तो इसको लिए और इसके जगह देखो कि पी जो ए है, पी से लेकर ए है और पी बी है, उसको किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पी ए को क्या लिखेंगे, पी एल से ए एल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है पी एल माइनस ए एल, और इसके लिए क्या करेंगे कि पी एल और प्लस एल बी, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया, लेकिन हम लोग देखते हैं ये लंब है, तो लंब क्या करता है, ये जीवा है ए और बी, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि पी एल माइनस ए एल हुआ ये, और इसको भी हम उसी रूप में लिख लेंगे पी एल प्लस ए एल। क्यों लिखें, क्योंकि चूंकि यहाँ पर लिख देंगे कि ए एल बराबर क्या हो जाएगा ए बी, क्यों ए एल बराबर, यहाँ इसको आगे में लिख देंगे चूंकि क्या है ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, इसलिए ये ऐसा करके, क्योंकि हम ये प्रमेय पढ़े हुए हैं पीछे। तो इस प्रकार से अब इसके बाद ये फार्मूला हो जाएगा पी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी एल का वर्ग और माइनस ए एल का वर्ग। इसको हम कोई समीकरण का नाम दे देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से हम लोग जो त्रिभुज है, मतलब इसमें अलग अलग भी इसको करके लिख सकते हैं कि बगल में कि जहाँ पर ए एल है, जैसे यहाँ पर देखते हैं ये ए एल है, इसका मान हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये जो है समकोण त्रिभुज यदि ले ए ओ एल में, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसके रूप में यदि हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा पी एल का वर्ग और माइनस जो ए एल है वो हो जाएगा ओ ए का वर्ग और माइनस हो जाएगा ये ओ एल का वर्ग। ये कहाँ से आएगा, समकोण त्रिभुज ए ओ एल से, यहाँ पर तुमको समकोण त्रिभुज बना देना है। तो ये वाला फार्मूला से ये आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा पी एल का वर्ग और माइनस ये क्या हो जाएगा ओ एल का ओ ए का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा प्लस ओ एल का वर्ग। अब यहाँ से देखते हैं हम कि पी एल का वर्ग मतलब पी एल का वर्ग, और ये क्या हो गया पी एल का वर्ग और प्लस हो गया ओ एल का वर्ग और माइनस ओ ए का वर्ग। अब यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज किसका है, ओ एल और पी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया पी एल का वर्ग और ओ एल का वर्ग, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ओ पी का वर्ग और माइनस ओ ए का वर्ग। ये कहाँ से आया, समकोण त्रिभुज किससे, ओ एल और पी से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से देखते हैं हम कि ओ पी का वर्ग जो है, ओ पी का वर्ग और माइनस ओ ए का वर्ग, ओ पी का वर्ग ओ ए का वर्ग, तो ओ ए जो है वो ओ टी के बराबर होगा, ओ पी का वर्ग माइनस ये किसके बराबर होगा, ओ टी के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ओ ए बराबर क्या है ओ टी, और ये दोनों क्या है तुम्हारा त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होते हैं हमारा बराबर, तो इसलिए इस प्रकार से। अब ओ पी का वर्ग माइनस ओ टी का वर्ग, अब ये किस त्रिभुज में है, देखो ओ पी का वर्ग और माइनस ओ टी का वर्ग, ये किसके बराबर होगा पी टी का वर्ग, ये होगा पी टी का
वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा ओ पी का वर्ग बराबर होगा ओ टी का वर्ग और धन पी टी का वर्ग से, है ना। ये कौन से समकोण त्रिभुज में है? ओ पी और टी से। तो इस प्रकार से देखते हैं हम किसको लेकर चले थे, पी ए इंटू पी बी, और हमारा क्या मिल गया लास्ट में कि पी ए और लिए थे हम पी बी, और हमारा इस साइड में इक्वल टू क्या मिल गया, पी टी का वर्ग। और इस प्रकार से ये हमको सिद्ध करना था। तो पेपर में हमारा ये सवाल आया है एक आध बार या आता है, तो इसमें तुमको वही चीज़ करना है कि सबसे पहले इस प्रकार से, फिर सारे जहाँ पर है इसके केंद्र से, इसको टी से, इसको ए से और इसको पी से मिला दोगे, इसको लेके चलना है। फिर इसको कहाँ से, पी ए को पी एल से लिखना है, पी एल माइनस इसमें ए एल करेंगे, और पी बी को भी पी एल एल प्लस बी के रूप में। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं क्योंकि ये वाला जो लंब डाला है तो ये इसको दो बराबर भाग में बांटता है, तो उसके ए एल लिखें तो ये ए एल का वर्ग, फिर ए एल का वर्ग इस समकोण त्रिभुज में, फिर यहाँ से ये समकोण का त्रिभुज करके ओ टी का वर्ग चेंज कर देंगे इसको, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। और इस प्रकार से ये अगला समकोण त्रिभुज ओ पी टी से, तो ये वर्ग हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस अध्याय से लगभग इतना ही है, और इसमें हमको तुमको कोई भी चीज़ थोड़ा दिया रहा, जो भी प्रमेय है उसको तुमको याद रखना है, और उसके बताए उसी के अनुसार जो सवाल देगा उसको तुमको हल करने आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके पश्चात हम आगे लेकर आएंगे 13वां अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।